हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 4 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 4 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DRDO ने अब अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। तो किसने इसका परीक्षण किया है? DRDO ने इसका परीक्षण किया है। DRDO ने। और कहाँ से इसका परीक्षण हुआ है? तो इसका परीक्षण हुआ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। और यह द्वीप कहाँ पे है? तो उड़ीसा में ये द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके अभी अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और ये कौन सी मिसाइल है? तो इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल है और इसका पहला सफल परीक्षण हुआ है। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। कोई भी चीज़ जब पहला शब्द जुड़ जाता है तो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है DRDO से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है DRDO के, जो हेड हैं, उनका नाम है समीर कामत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। DRDO हमारे देश की आन बान शान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और समीर कामत इसके हेड बने हैं। और ये जो परीक्षण हुआ है इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम वाला मिसाइल है, जिसमें कि अगर कोई मिसाइल आक्रमण करता है हमारे देश के ऊपर तो उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए इसे छोड़ा जा सकता है। यह हवा में ही, ये जो मिसाइल है इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल, यह हवा में ही उस मिसाइल को नष्ट कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रोग्राम है IGMDP। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसका नाम है IGMDP और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसे शुरू किसने किया था? इस प्रोग्राम को शुरू किया था जो हमारे देश के थे, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने इसे शुरू किया था और इसके तहत 5 मिसाइलें बनाई गई थी। और इन मिसाइलों को बनाने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के लिए ही इस IGMDP प्रोग्राम को शुरू किया गया था, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण के लिए। और इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे 1983 में शुरू किया गया था और ये जो प्रोग्राम था, इसका लक्ष्य 2008 में पूरा हुआ और इसके तहत टोटल 5 मिसाइलें बनाई गई थी। ये कौन कौन सी मिसाइलें थी? तो ये मिसाइलें थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलें थी जिसे IGMDP प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। और इन्हें याद रखने के लिए आप ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। P से पृथ्वी, A से अग्नि और T से त्रिशूल और N से नाग और फिर A से आकाश, यानी कि पटना। पटना को आप याद कर लीजिए, ये 5 मिसाइलें आपको याद हो जाएंगी। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें हैं जो कि IGMDP प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1983 में और ये 2008 में पूरा हुआ। और इसको शुरू किया था हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसे शुरू किया। और APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इन्हें टेसी थॉमसन को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हुआ है। तो एक योजना है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना और इसका जो सेकेंड वर्जन शुरू हुआ है लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जिसे सबसे पहले जो इसका लाडली लक्ष्मी योजना जब शुरू हुआ था तो ये लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू हुआ था और इसे शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। और ये कौन है? तो ये MP के CM है, यानी कि MP के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया था और अभी इसका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी शिवराज सिंह चौहान ने ही शुरू किया है। और कब शुरू हुआ है? तो 2 नवंबर 2022 को इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। और कुछ अन्य योजनाएं हैं जिसे अन्य राज्यों ने भी शुरू किया है जो शिक्षा से संबंधित है, जैसे कि स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और कहाँ से शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, UP के श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है। इसी तरह अनुप्रति योजना है। तो अनुप्रति एक फ्री कोचिंग के लिए एक योजना चलाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये राजस्थान की योजना है अनुप्रति योजना, जो फ्री कोचिंग के लिए चलाई गई थी। और नेक्स्ट है फुटबॉल फॉर ऑल पहल। तो ये जो फुटबॉल फॉर ऑल पहल है ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और मिशन लाइफ ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये अभी कुछ दिन पहले ही इसे लॉन्च किया गया मिशन लाइफ, और ये गुजरात से शुरू हुआ। और गुजरात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है और ये पर्यावरण से संबंधित है। तो मिशन लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, इसे आप याद रखिएगा। और इसे लॉन्च किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है गुजरात से, और ये पर्यावरण से संबंधित है। और नेक्स्ट है मैं भी सुभाष अभियान। तो मैं भी सुभाष अभियान लेह लद्दाख से शुरू हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022। तो ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है कब से कब तक मनाया गया? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। ये अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह CBC हमारे जो देश का केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो मना रहा है। और कब से कब तक? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक इसे मनाया जाने वाला है। और कौन मना रहा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाई जा रही है, इसकी थीम रखी गई है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा क्या थीम रखी गई है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC। तो CBC की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर 2003 के एक्ट द्वारा इस वैधानिक आयोग की स्थापना हुई थी। तो CBC की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 2003 के एक्ट के तहत। और ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये वैधानिक आयोग है, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें कि इसके एक अध्यक्ष एक आयुक्त यानी कि हेड होते हैं इसके, और दो और मेंबर होते हैं। तो टोटल 3 सदस्य होते हैं। और अभी वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उनका नाम है सुरेश एन पटेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है। सुरेश एन पटेल वर्तमान में भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस को चुना है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो परमा क्राइसिस को चुना है। और इस परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है? तो उथल पुथल वाला सफ़र इसका मतलब होता है, उथल पुथल वाला सफ़र। और इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये सारी डिक्शनरी अपना अलग अलग वर्ड चूज करते हैं। तो अभी जो कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए से चुना है परमा क्राइसिस को, इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना था। किसे चुना था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को चुना था। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो एंजाइटी को चुना गया था। नेक्स्ट है मेघालय राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसे क्यों शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर लाभ दिलाने के लिए, यानी कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह सभी लोगों तक पहुंचे, उसका सभी लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए इसे शुरू किया गया है मेघालय सरकार द्वारा। और किसने इसे लॉन्च किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसे मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। और जो कॉनराड संगमा है, मेघालय के जो CM है कॉनराड संगमा, वे नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है, नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है। और ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी हमारे देश की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक यानी कि बुक इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और अभी हमारे देश में टोटल कितने राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं? तो अभी हमारे देश में टोटल 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च श्रेणी स्तर सेकंड में 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। तो एक इंडेक्स जारी हुआ जिसका नाम क्या है? PGI यानी कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इसमें जो उच्च श्रेणी का जो सेकंड स्तर है उसमें भारत के टोटल 7 राज्य UT शामिल है। तो चलिए इसे देखते हैं, ये PGI किससे संबंधित है? तो PGI यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और इसमें ये जो PGI जारी होता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी होता है, इसमें 70 संकेतक है। और इस 70 संकेतकों में टोटल 1000 अंक शामिल है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सबसे उच्च बिंदु कौन सा है, कौन सा उच्च अंक है? तो इसमें टोटल 1000 अंक शामिल है। इसमें श्रेणी बनाया गया है 1 से लेकर 1000 तक के अंकों का, और उसी के अनुसार जिस राज्यों की जैसी परफॉर्मेंस होती है तो उस श्रेणी में उसे रखा जाता है। तो इसका जो प्रथम श्रेणी है वह 951 से, सॉरी यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 होगा, 951 से 1000 तक इसका पहला श्रेणी है।
951 से 1000 तक इसका पहला श्रेणी है और इसमें कोई भी राज्य यूटी नहीं है। तो इसका जो प्रथम श्रेणी है इसमें भारत का कोई भी राज्य यूटी शामिल नहीं है। 951 से 1000 तक का स्कोर किसी भी राज्य या यूटी ने नहीं किया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसका जो सेकंड श्रेणी है उसमें स्कोर रखा गया 901 से 950 तक। तो सेकंड श्रेणी में 901 से 950 तक स्कोर रखा गया और इसमें टोटल 7 राज्य या यूटी शामिल है। और ये 7 राज्य यूटी कौन कौन से हैं? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म लिखा है यूटी, इसे आप याद रखिएगा। तो इसमें जो इस सेकंड श्रेणी में 901 से 950 तक का स्कोर रखा गया है और इस स्कोर में 7 राज्य यूटी शामिल है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये है केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं जो सेकंड श्रेणी में शामिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक राज्य का नाम दे के पूछ सकता है कि कौन शामिल है, या फिर 3 का नाम दे देगा और एक दूसरा राज्य का नाम दे देगा, बोलेगा कि इसमें सेकंड श्रेणी में कौन शामिल नहीं है। तो इन 7 का नाम आपको याद रखना है, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, तो इस रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक कुल 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ है। तो नामांकन में वृद्धि हुई है, नामांकन में सुधार हुआ है। तो प्राथमिक स्तर से लेके उच्चतर माध्यमिक स्तर तक टोटल 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ है और ये इसमें 19.36 लाख की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में? तो 2020-21 की तुलना में। तो 2020-21 में जो छात्रों के नामांकन हुए थे उस टाइम जो रिपोर्ट आया था उससे कितनी वृद्धि हुई है? तो 19.36 लाख की वृद्धि हुई है और अभी वर्तमान में 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ है 2020-21 में, 2021-22 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन। तो कितने छात्रों का नामांकन हुआ है अनुसूचित जाति छात्रों में? तो 2021-22 में अनुसूचित श्रेणी के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति श्रेणी के, उनमें 4.82 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ है स्कूलों में और लगभग 2.49 लाख की वृद्धि हुई है 2020-21 की तुलना में। तो 2020-21 की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्रों का जो नामांकन हुआ था स्कूलों में, तो उसके मुकाबले अभी जो 2021-22 है इसमें 2.49 लाख की वृद्धि हुई है और अभी कितने नामांकन हुए हैं? तो 4.82 करोड़ नामांकन हुए हैं। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में 95.07 लाख शिक्षक संलग्न है। तो अभी कितने टोटल शिक्षक शामिल है स्कूली शिक्षा में? तो 95.07 लाख शिक्षक शामिल है, जिसमें से 51% से अधिक शिक्षिकाएं हैं। तो महिला टीचर की संख्या कितनी है? तो 51% से अधिक है, यानी कि ये जो 95.07 लाख शिक्षक हैं इसमें से 51% से अधिक महिलाएं हैं, इसे आप याद रखिएगा। और शिष्य और शिक्षक का जो अनुपात है, ये अनुपात भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसे आप याद रखिएगा। तो 6 यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है, तो प्राथमिक स्तर पे 26:1 है, यानी कि 26 स्टूडेंट पे 1 टीचर है, इसे आप याद रखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पे 19:1 यानी कि 19 स्टूडेंट पे 1 टीचर है। माध्यमिक स्तर पे 18:1 यानी कि माध्यमिक स्तर पे 18 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर है और उच्च माध्यमिक स्तर पे 27 स्टूडेंट पे 1 टीचर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्कूलों की संख्या में कमी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूलों की संख्या में इस पीजीआई इंडेक्स के अनुसार स्कूलों की संख्या में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? तो इसमें कमी हुई है, स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। और इस कमी का कारण क्या है? तो निजी जो स्कूल थे, निजी स्कूल और अन्य प्रबंधन वाले जो स्कूल थे उनमें से बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इसीलिए स्कूलों की संख्या में कमी हो गई है। और 2021-22 में कितने टोटल स्कूल है? तो 14.89 लाख स्कूल है और 2020-21 में 15.09 लाख स्कूल थे। तो इसके पहले जब ये इंडेक्स जारी हुआ था, पीजीआई इंडेक्स, तो 2020-21 का जब डाटा जारी हुआ था तो उसमें 15.09 लाख स्कूल थे और अभी जो 2021-22 के लिए जो इंडेक्स आया है इसमें 14.89 लाख स्कूल है और स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। और इस कमी का कारण क्या है? तो निजी स्कूल तथा अन्य प्रबंधन वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो इसीलिए स्कूलों की संख्या में कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में स्थापित हो रहा है। तो पांडुलिपि वे लिपियाँ होती है जो हाथ से लिखी जाती हैं, हस्तलिखित होती हैं, हस्तलिखित।
तो गुजरात में स्थापना हो रही है पांडुलिपि ग्रंथालय का, और यहाँ पे 10,000 से अधिक पांडुलिपियों के संरक्षण का प्रयास किया जाएगा, और इसमें सभी जो पांडुलिपियाँ हैं वह हस्तलिखित ही होंगी। यहाँ पे कोई टाइपिंग का काम नहीं होने वाला है। हस्तलिखित पांडुलिपियों को संग्रहित करने के लिए पांडुलिपि ग्रंथालय का गुजरात में स्थापना हो रहा है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के बिहार सेक्टर का नया आईजी सीमा ढूंढिया बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये प्रथम महिला आईजी बनी है, और किस सेक्टर में है, तो बिहार सेक्टर में। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सीमा ढूंढिया। CRPF की पहली महिला आईजी और बिहार सेक्टर की पहली महिला आईजी बनी है सीमा ढूंढिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है CRPF के जो नए हेड हैं उनका नाम क्या है, तो CRPF के जो नए हेड बने हैं उनका नाम है सुजय लाल थाउसेन। ये CRPF के नए हेड बने हैं और कुछ दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में, और इसमें जो इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था, तो इसका नाम परिवर्तन 1949 में हुआ था। इस CRPF में जो C है, पहले इसका मतलब होता था क्राउन मतलब होता था, और अभी इसका जो 1949 में जब इसका नाम परिवर्तन हुआ तो इस क्राउन को चेंज करके सेंट्रल कर दिया गया। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम कर दिया गया 1949 में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और USA के बीच आयोजित किया गया। तो एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, और ये किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो ये दक्षिण कोरिया और USA के बीच हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हुई है, और गुजरात विधानसभा में टोटल 182 सीट है। तो भारत में जो चुनाव निर्वाचन करने की जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग पर ही होती है, चुनाव आयोग पर होती है। और अभी जो 3 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की है, और इसमें पूछ रहा है कि गुजरात विधानसभा में टोटल कितने सीट हैं, तो गुजरात विधानसभा में टोटल 182 सीट है। तो गुजरात विधानसभा में टोटल 182 सीट है, और ये जो चुनाव होने वाला है ये 2 चरण में होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। इसका पहला चरण होगा 1 दिसंबर को, और सेकेंड चरण होगा 5 दिसंबर को। तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, तो वो सब हम बाद के मुद्दे हैं, बाद में देखेंगे। और अभी जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, और इसका गठन कब हुआ था, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इस 25 जनवरी को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।